हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम हाई क्लासेस। आज अपन एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, राजस्थान की प्रमुख फसलें। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में योगदान। उप क्षेत्र देखते हैं इसके। तो उप क्षेत्र कौन कौन से हैं? फसलें, पशुधन, वानिकी और मत्स्य। इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वाधिक योगदान किसका है। तो सर्वाधिक योगदान किसका आएगा? पशुधन का। पहले नंबर पर सर्वाधिक योगदान किसका? पशुधन का। अगर दूसरे नंबर पर पूछे जाए तो फसलों का योगदान है। तीसरे नंबर पर वानिकी का और चौथे नंबर पर मत्स्य का। मत्स्य का कितना है? 0.51 हो गया। अब कितना हो गया? 0.51। वानिकी का कितना हो गया? 6.56। और पशुधन का कितना हो गया? तो इसका हो गया 46.77। 46.77 कितना हो गया? किसका हो गया? पशुधन का। और फसलों का कितना हो गया? 46.17। GSV में स्थिर कीमतों पर इनका देखते हैं। तो स्थिर कीमतों पर इसमें वृद्धि हुई है 4.78% और ये अब कितनी हो गई है? 2.13% हो गई है। और वहीं प्रचलित कीमतों में वृद्धि कितनी हो गई? अब 9.64% की वृद्धि हो गई है। राजस्थान की उत्पादन में स्थिति देखते हैं। फसल और देश में योगदान। तो बाजरा देखते हैं सबसे पहले। बाजरे का देश में योगदान कितना है? 45.56%। और यह राजस्थान का पहले स्थान पर आता है। राजस्थान का पहला स्थान है देश में। और दूसरा किसका है? दूसरा यूपी का है। और तीसरा अगर देखें तो तीसरा आएगा किसका? हरियाणा का। राई कितनी है? तो राई 46.28%। और यह भी राजस्थान का प्रथम स्थान पर है और द्वितीय स्थान पर हरियाणा है। पोषक अनाज में भी राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो पहले स्थान पर है। तिलहन के अंदर राजस्थान पहले स्थान पर है। दलहन के अंदर अब ये तीसरा स्थान हो गया है। दलहन के अंदर राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। चना के अंदर पहले स्थान पर है। मूंगफली में देखें तो मूंगफली में पहला स्थान गुजरात का है और दूसरा अपने राजस्थान का है। वहीं सोयाबीन के अंदर देखें तो सोयाबीन के अंदर अपना राजस्थान आता है तीसरे स्थान पर। पहले पर मध्य प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र और तीसरे पर राजस्थान। गवार के अंदर अपने राजस्थान का पहला स्थान है। गवार के अंदर कौन सा हो गया? पहला स्थान। वहीं सरसों के अंदर अगर अपन देखें तो सरसों के अंदर भी कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। प्रदेश का पहला कृषि बजट 2022-23 में जारी हुआ। टोंक में मिनी एग्रो पार्क बनेगा। मिनी एग्रो पार्क कहाँ है? तो टोंक के अंदर है। कोटा व जोधपुर में फाइटो सैनिटरी लैब कहाँ है? ये कोटा और जोधपुर के अंदर है। जोधपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स कहाँ है? जोधपुर के अंदर। और किसान कॉम्प्लेक्स कहाँ है? किसान कॉम्प्लेक्स भदवासिया जोधपुर में। कृषि या कृषक कल्याण कोष ये कब लागू हुआ? 16 दिसंबर 2019 को। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना ये 2021-22 के अंदर शुरू हुई। इसको कृषक कल्याण कोष माध्यम से 3 साल तक का अनुदान। 3 लाख किसानों का बायो फर्टिलाइजर एजेंट बनेगा। 1 लाख किसान को कंपोस्ट खाद यूनिट तैयार मिलेगी। 3 लाख किसान को माइक्रो नेचुरल किट मिलेगी। 5 लाख किसान को बीज और 30,000 को डिग्गी के लिए पैसे। और बजट 2022-23 में 11 उपमिशन जोड़े। राजीव गांधी कृषक साथी योजना और ये कब बनी? 2009 में। कार्यस्थल पर किसान की मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए मिलेंगे। पहली कृषि नीति कब आई? तो 16 जून 2013 को। और दूसरी नीति कब आई? 2015 में। नवीनतम देखें तो राजस्थान कृषि प्रसंस्करण व्यापार एवं खनिज निर्यात प्रोत्साहन नीति 17 दिसंबर 2019 में। किसान कलेवा योजना कब आई? ये योजना तो जनवरी 2014 के अंदर। और इसमें 5 रुपए में भोजन मिलेगा। सावित्री बाई फुले महिला
कृषक सशक्तिकरण योजना फरवरी 2018 में। ई भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 50,000 रुपये पर 500 रुपये बोनस मिलेगा। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक योजना 2015 में इसका प्रारंभ हुआ। इसमें गर्भावस्था महिला सहायता 45 दिन अवकाश पेड सहित मिलेगा। गर्भवती स्त्री के लिए क्या मिलेगा? 45 दिन का अवकाश मिलेगा विद पेड के साथ में। और विवाह सहायता कितनी दी जाएगी? उसकी दो बेटी तक 50,000 विवाह सहायता दी जाएगी। और मेडिकल सहायता 20,000 रुपये तक। और पितृत्व अवकाश देखें तो 15 दिन पेड सहित। और छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी 60% से ज़्यादा आने पर। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। और बीज स्वावलंबन योजना कब आई? 2017 में। प्रथम 3 कृषि जलवायु खंडों में लागू हुई। किस किस में? कोटा में, भीलवाड़ा में और उदयपुर के अंदर। 2018-19 से सभी 10 कृषि जलवायु प्रदेशों के अंदर ये लागू हो गई है। किसान स्वयं के खेतों में 10 वर्षों तक बीज का निर्माण करेंगे, जैसे गेहूं, जौ, ज्वार, सोयाबीन, चना, मूंग, मोठ, मूंगफली और उड़द। कृषि विज्ञान विषय की छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति 12वीं पास के लिए 5,000, ग्रेजुएशन के लिए 12,000 और पीएचडी करने वाले को मिलेगी 15,000 रुपये। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग योजना ये कब आई? 2019-20 में शुरू हुई। इसका स्लोगन क्या था? खेती में जान तो सशक्त किसान। 3 जिलों के अंदर शुरू हुई ये योजना, टोंक, सिरोही और बांसवाड़ा के अंदर। और 2020-21 में यह 15 जिलों में शुरू हो गई है। इस योजना के अंतर्गत 2 दिन ट्रेनिंग दी जाएगी। आंध्र प्रदेश मॉडल पर आधारित है। ये किस मॉडल पर आधारित है? तो आंध्र प्रदेश मॉडल पर। महाराष्ट्र में सुभाष पालेकर ने इसको प्रसिद्ध किया है। भू उपयोग राज्य में कुल प्रतिवेदित क्षेत्र 2019-20 में कितने हैं? 342.90 लाख। शुद्ध बोया गया क्षेत्र। अब शुद्ध बोया गया क्षेत्र अपन देखते हैं तो ये आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कितनी हो गई है? 53.10%। शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? 53.10%। बंजर भूमि, तो बंजर भूमि कितना हो गया? 10.26%। 10.26% क्या हो गया? बंजर भूमि। वानिकी कितना हो गया? तो वानिकी हो जाएगा 8.13%। वानिकी कितना हो जाएगा? 8.13%। उत्सर तथा अकृषि योग्य भूमि ये हो गई 6.83। अन्य चालू पड़त भूमि और अन्य चालू पड़त भूमि ये हो गई 5.72%। तो अन्य चालू पड़त भूमि हो गई 5.72%। कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग भूमि अगर देखी जाए तो कृषि के अतिरिक्त कितनी है? 5.93%। 5.93% कृषि के अतिरिक्त भूमि हो गई। स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि ये कितनी हो गई? 4.81 हो गई। चालू पड़त भूमि हो गई 5.05। ये कितनी हो गई? 5.05। और वृक्षों के झुंड तथा बाग कितने हो गए? तो 0.11 क्या हो गए? वृक्षों के झुंड और बाग हो गए। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख हेक्टेयर है। तो भूमि जोतों की संख्या कितनी है? 76.55 लाख। इसमें वृद्धि कितनी हुई है? तो 11.14% की। 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार भूमि जोतों का औसत आकार, ये इंपॉर्टेंट है, भूमि जोतों का औसत आकार कितना है? तो 2.73 हेक्टेयर। ये क्या है? भूमि जोतों का औसत आकार है। और इसमें कमी हुई है 11.07% की। और 2015-16 में भूमि जोतों का औसत क्षेत्रफल कितना है? 208.73 लाख हेक्टेयर। भूमि जोतों का कुल क्षेत्रफल है, ये कुल क्षेत्रफल है, ये औसत आकार था। औसत आकार 2.73 हेक्टेयर और कुल क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो 208.73 लाख हेक्टेयर। इसमें कमी हुई है
2.4% की। 2015-16 में प्रचलित महिला भूमि जोतों की संख्या पूछी जाए तो ये भी इम्पोर्टेंट है। महिला भूमि जोतों की संख्या है 7.75 लाख, 7.75 लाख। इसमें वृद्धि हुई है 41.94% की। तो इसके अंदर ज़्यादा तो ये इम्पोर्टेंट है कि इसका औसत आकार कितना है, 2.73 हेक्टेयर। तो ये ध्यान रखना। 2015-16 में महिला भूमि जोतों का क्षेत्रफल कितना हो गया, तो महिला भूमि जोतों का क्षेत्रफल हो गया 16.65 लाख हेक्टेयर। वृद्धि कितनी हुई है, 24.44% की। कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हो गया है, तो 225.20 लाख टन। और इसमें खरीफ कितना है, 84.90 लाख। और रबी कितना है, 140.30 लाख। इसमें कमी हुई है 16.31% की। दलहन का उत्पादन कितना है, 42.62। और अनाज कितना है, अनाज का उत्पादन 182.58। तिलहन का देखें तो तिलहन का कितना है, 92.04। गन्ना 2.47 और कपास 23.31। और गन्ने में सर्वाधिक कमी आई है, कितनी कमी आई है, 37.31% की। अब अपन देखते हैं राजस्थान की फसलें। अब इसमें जलवायु के आधार पर अपन देखते हैं। सबसे पहले तो कौन कौन सी है जलवायु के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं फसलें, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ को क्या कहते हैं, सयालू भी कहते हैं, रबी को ओनालू और जायद को जायद कहते हैं। तो खरीफ की बुआई कब की जाती है, जून जुलाई के अंदर की जाती है। और इसकी कटाई कब होती है, नवंबर माह के अंदर। वही रबी की बुआई कब की जाती है, तो रबी फसल की बुआई की जाती है नवंबर दिसंबर में और इसकी कटाई होती है मार्च अप्रैल में। जायद फसल की बुआई की जाती है मार्च अप्रैल में और इसकी कटाई होती है जून महीने के अंदर। खरीफ की फसल देख लेते हैं कौन कौन सी है, तो बाजरा, ज्वार, चावल, मक्का। ये तो क्या हो गई खरीफ की फसल के अंदर खाद्यान्न फसल हो गई। अब दाल देखते हैं इसके अंदर। दाल में क्या आ जाएगी, मूंग, मोठ, उड़द, अरहर और चवड़ा। ये क्या हो गई, खरीफ में आ गई। मूंग, मोठ, उड़द, अरहर और चवड़ा। और तिलहन में देखें तो सोयाबीन हो जाएगी, अरंडी, तिल, मूंगफली और सूरजमुखी। ये किस में हो जाएगी, तिलहन के अंदर। तो ये हो गई खरीफ की फसलें। फिर देखते हैं रबी की फसल में आ जाएगी गेहूं, जौ, मसूर, चना, मटर, सरसों, जीरा, राई, सौंफ, लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्च, धनिया, हल्दी, मेथी। तो ये तो क्या हो गए मसाला। और गेहूं, जौ क्या हो गए, फसल हो गई। और दाल के अंदर देखें तो मसूर की दाल, चना और मटर, ये क्या हो गई, दाल हो गई। और औषधि में देखें तो तारा मीरा और इसबगोल। तो तारा मीरा और इसबगोल भी क्या है, रबी की फसल है। जायद के अंदर देखें तो जायद के अंदर खरबूजा, तरबूज, मतीरा, ककड़ी, सब्जी, फल, चारा और पशु चारा को क्या बोलते हैं, बरसीन। ये क्या हो जाएगा, जायद की फसलों के अंदर। तो जलवायु के आधार पर 3 प्रकार की फसलें हैं। खरीफ को सयालू भी कहते हैं, रबी को उनालू कहा जाता है और जायद। फिर देखते हैं अपन उत्पादन उद्देश्य के आधार पर। उत्पादन उद्देश्य के आधार पर खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हो गई। खाद्यान्न में एक तो हो गया अनाज और एक हो गया दलहन। अनाज में कौन कौन सी आएंगी, गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार, चावल, जौ और रागी। और दलहन में कौन सी आ जाएगी, चना, मूंग, मोठ, उड़द, अरहर, सोयाबीन, मसूर और मटर। तिलहन में आ जाएगी सरसों, राई, अड़सी, तारामीरा, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, अरंडी और सूर्यमुखी। ये किस में आ जाएगी, तिलहन में। व्यापारिक में आ जाएगी कपास, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, सरसों, गन्ना और मूंगफली। ये हो गए उत्पादन उद्देश्य के आधार पर फसल। अन्य फसल देखते हैं अब अपन आगे। तो अन्य फसल या पादपों में आ जाएगा होहोबा, जोजोबा।
इसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है और ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर उगाई जाती है। तो होहोबा तथा जोजोबा राजस्थान के कौन से हिस्से में उगाई जाती है? पश्चिम राजस्थान में। रतन जोत अथवा जेट्रोपा ये बायोडीजल बनाने में काम में ली जाती है और ये दक्षिण राजस्थान में इसका उत्पादन किया जाता है। करंज करंज इसका उपयोग भी बायोडीजल बनाने में और ये पूर्वी राजस्थान के अंदर उगाई जाती है। तो करंज पूर्वी राजस्थान में हो गई, रतन जोत तथा जेट्रोपा दक्षिण राजस्थान में हो गई और होहोबा जोजोबा कहाँ हो गई? पश्चिम राजस्थान में। जैतून अथवा ओलिव ऑयल ये खाद्य तेल होता है और हृदय रोग की औषधि में इसको काम में लिया जाता है। राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न क्या होता है? तो राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है बाजरा। भारत तथा विश्व का प्रमुख खाद्यान्न पूछा जाए तो चावल। दलहन फसलों को भूमि उर्वर फसल कहते हैं क्योंकि इसमें राइजोबियम पाया जाता है, लेकिन अरहर अपवाद है क्योंकि यह भूमि उर्वरता को कम करता है। अरहर जो दाल होती है वह क्या करती है? भूमि उर्वरता को कम करती है। और भूमि उर्वरता को सर्वाधिक वृद्धि करने में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो मटर की फसल उगाई जाती है। प्रमुख फसलों के उपनाम देखते हैं। गरीब की रोटी किसे कहते हैं? ज्वार को। गरीब का बादाम मूंगफली, अनाज की रानी मक्का, घोड़ा जीरा इसबगोल, सफ़ेद सोना या बढ़िया कपास, सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? तो जूट या पटसन को कहते हैं। काला सोना अफीम, खनिजों में काला सोना, तो खनिजों में काला सोना हो जाएगा पेट्रोलियम को। और काला हीरा किसको कहते हैं? तो काला हीरा कहते हैं कोयला को। पीला सोना अथवा मरु सोना, पीला सोना या मरु सोना किसे कहते हैं? तो होहोबा तथा जोजोबा को क्या कहते हैं? पीला सोना या मरु सोना। प्रमुख कृषि क्रांति और फसल। सबसे पहले आती है सुनहरी क्रांति या स्वर्णिम क्रांति। सुनहरी क्रांति कौन सी फसल के लिए आई थी? तो ये बागवानी या हॉर्टिकल्चर के लिए आई थी। हॉर्टिकल्चर, बागवानी को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर। तो सुनहरी क्रांति किस लिए हो गई? बागवानी के लिए। फिर देखते हैं हरित क्रांति किस लिए हो गई? तो हरित क्रांति हो गई खाद्यान्न की फसल के लिए। पीली क्रांति देखें तो पीली क्रांति हो जाएगी तिलहन के लिए। रजत क्रांति हो जाएगी अंडे के लिए। सनराइज क्रांति किस लिए होगी? तकनीकी उद्योग के लिए। और भूरी क्रांति किस लिए हुई? खाद्यान्न प्रसंस्करण या बेकरी के लिए। अगर श्वेत क्रांति देखें तो दूध के लिए। और गोल क्रांति आलू के लिए। लाल क्रांति टमाटर या मांस के लिए। अमृत क्रांति जल या नदी जोड़ों के लिए। तो नदी जोड़ो या फिर नदी जोड़ने के लिए या फिर जल के लिए कौन सी क्रांति हुई? अमृत क्रांति। काली क्रांति पेट्रोलियम के लिए। ग्रे या धूसर क्रांति सीमेंट के लिए। नीली क्रांति मछली के लिए। गुलाबी क्रांति झींगा मछली के लिए। और इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्रांतियों के लिए। तो सभी क्रांतियों के लिए कौन सी हुई? इंद्रधनुषी क्रांति। हरित क्रांति इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी 1966 और 67 में इसकी शुरुआत हुई थी। विश्व में शुरू किसने किया था? तो नॉर्मन बोरलॉग ने इसको विश्व के अंदर शुरू किया था। वहीं भारत के अंदर अगर अपन देखें तो भारत में शुरू करने वाले कौन थे? MS स्वामीनाथन। सर्वाधिक प्रभाव गेहूं और चावल की फसल पर पड़ा। हरित क्रांति में सर्वाधिक प्रभाव कौन सी फसल के ऊपर पड़ा? तो गेहूं और चावल की फसल पर। अब कृषि उत्कृष्टता केंद्र देखते हैं। खजूर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? खजूर उत्कृष्टता केंद्र है सागरबोझका जैसलमेर में। तो ये खजूर उत्कृष्टता केंद्र इंपॉर्टेंट है। सिट्रिक या नींबू वर्ग के पादप उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? नालंदा कोटा में। तो सिट्रिक या नींबू वर्ग के पादप उत्कृष्टता केंद्र आ जाएंगे नालंदा कोटा के अंदर। अनार उत्कृष्टता केंद्र बस्सी जयपुर के अंदर। और ये तीनों ही केंद्र इजराइल के सहयोग से बने हैं। किसके सहयोग से? इजराइल के सहयोग से। ड्रैगन फ्रूट उत्कृष्टता केंद्र बस्सी जयपुर। सीताफल उत्कृष्टता केंद्र चित्तौड़गढ़। नारियल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? टोंक के अंदर। आंवला आम बैर
बेर, जैतून और उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है, तो आंवला, आम, बेर और जैतून उत्कृष्टता केंद्र हो गया खेमरी गांव धौलपुर के अंदर। सब्जी और फल उत्कृष्टता केंद्र बूंदी के अंदर। फूल उत्कृष्टता केंद्र सवाई माधोपुर में। जैविक कृषि उत्कृष्टता केंद्र झालावाड़ में। संतरा, मसाले और औषधीय पेड़ उत्कृष्टता केंद्र कहाँ हो गया, झालावाड़ में। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र, तो अमरूद उत्कृष्टता केंद्र हो गया देवड़ावास टोंक में। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य 3.5% रखा गया। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य कितना रखा, 3.5% रखा गया। अब देखते हैं जैविक कृषि नीति। और जैविक कृषि नीति की शुरुआत कब की गई, जून 2017 में। प्रथम जैविक जिला, ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। जैविक कृषि नीति की शुरुआत 2017 में की गई थी और जैविक जिला डूंगरपुर। और प्रथम जैविक गांव अगर पूछा जाए तो कौन सा आ जाएगा, घाटे गांव, जैसमंद, उदयपुर। जैविक गांव कौन सा हो गया, घाटे गांव, जैसमंद, उदयपुर। और इस जैविक कृषि नीति का उद्देश्य क्या था, तो इस नीति के तहत 1 लाख हेक्टेयर भूमि को जैविक कृषि के अंतर्गत लाना था। 1 लाख हेक्टेयर भूमि को जैविक कृषि के अंतर्गत लाना था। और देश का पहला जैविक राज्य अगर पूछा जाए तो जैविक राज्य कौन सा है, सिक्किम है। और जैविक जिला अपने राजस्थान में डूंगरपुर है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। आगे अपन मिलते हैं, इस टॉपिक को अगली वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।